ट्रांसलेशन बनाने के समय में अक्सर लोगों को ये भ्रम हो जाता है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो एडवर्बियल्स होते हैं, चाहे वो फ्रेज हो या क्लास हो, ठीक है, तो एडवर्बियल्स का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यानी कि क्रिया के होने का स्थान बताने वाला, समय बताने वाला, तिथि बताने वाला और उसका उद्देश्य बताने वाला, कारण बताने वाला, रीजन बताने वाला और साथ ही साथ कंडीशन या विपरीत अर्थ बताने वाले, इन सभी प्रकार के क्रिया के जो एक्स्ट्रा डिटेल्स देने वाली जो चीजें होती हैं, इनका सही सीक्वेंस क्या होता है, जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। वैसे तो कोई फिक्स्ड क्रम नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस को अगर सही तरीके से रखना है, तर्कपूर्ण ढंग से रखना है, अच्छे तरीके से रखना है, अच्छा सीक्वेंस बनाना है, तो इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, और ये एक ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला या नियम बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑल एडवर्बियल फ्रेजेस इन क्लॉजेस इन सेंटेंस, ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जनरल रूल क्या होना चाहिए। जनरल रूल मैंने बताया है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपीटी, आप इसको एमपीटी के जगह में एमपीएफटीआर भी बोल सकते हैं। एमपीएफटीआर कहने का मतलब है मैनर, प्लेस और टाइम। मुख्य रूप से तीन ही चीजें हैं, बाकी और भी चीजें मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने के लिए कि क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है, ये बताने के लिए कैसे हो रही है वो बताने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर आप बोल सकते हैं। उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल सकते हैं, यानी कि जगह बताने वाला। उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम में आपका तिथि, दिन, दिनांक, ये सारी चीजें आ जाती है। ये मूल रूप से यही है। साथ ही साथ इसके अंदर में आप देखेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी भी आता है, ड्यूरेशन भी आता है। तो चलो वो सारा चीज डिटेल में हम नीचे देख लेते हैं। तो मूल रूप से आप देखेंगे तो वर्ब का जो होने का, यानी कि कैसे हो रहा है वो बताने वाला, कहाँ पर हो रहा है वो बताने वाला, और किस समय में हो रहा है, दिन, तिथि, दिनांक जो भी है ये बताने वाला, ठीक है। तो इसको आप एमपीटी के रूप में लिख सकते हैं या एमपीएफटीआर के भी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में एक रीजन बताने वाला भी होता ही है, ठीक है। तो जब एक से अधिक एक सेंटेंस के अंदर में अगर ये सारे के सारे आ जाए, ठीक है, जगह बताने वाला भी हो, टाइम बताने वाला भी हो, कैसे हो रहा है वो भी बताने वाला भी हो, कारण बताने वाला भी हो, उद्देश्य भी बताने वाला सेंटेंस में दिया हो, ये सारे चीज अगर दिए हो, चाहे फ्रेज के रूप में दिया हो चाहे क्लास के रूप में, तो ये सब कुछ अगर एक ही सेंटेंस में आ जाए तो इनका एक्चुअली में करेक्ट ऑर्डर आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है या किस प्रकार से रखना है, ताकि आपका एक मानक सेंटेंस बने, मानक यानी कि स्टैंडर्ड रूप में आपका सेंटेंस लगे और उसके ऑर्डर में कोई भ्रम ना रहे, किसी को पढ़ने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्बियल्स कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। इनका क्रम इस प्रकार से होता है, कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे मैंने बताया था एम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर या इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं या एजेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, द नोटिस वाज सर्व्ड केयरफुली। अब ये केयरफुली क्या हमें बता रहा है इस सेंटेंस के अंदर में, कि जो क्रिया हो रही है, यानी कि ये जो सर्व करने का क्रिया वाज सर्व्ड, ठीक है, ये जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, केयरफुली। तो इसी को हम बोलते हैं मैनर। कैसे कैसे हो रही, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्बियल होते हैं इस प्रकार से। तो इनकी जगह कहाँ पर है, इंग्लिश में आप देखेंगे, आप बाद में यहाँ पे डालेंगे तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और हिंदी में आप देखेंगे तो वर्ब के पहले डाला गया है, ठीक है, जारी किया गया से पहले आएगा ये, ठीक है। और इंग्लिश में भी इसको आप पहले लिख सकते हैं, द नोटिस वाज केयरफुली सर्व्ड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा द नोटिस वाज सर्व्ड केयरफुली, अगर इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा जोर आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इसी सेंटेंस के आगे हम जोड़ते जाएंगे, अगर प्लेस, ठीक है, प्लेस यानी कि डायरेक्शन, कोई जगह का नाम हो या कोई दिशा का नाम हो, इसके बाद में आपको लिखना चाहिए क्या, इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ इसी सेंटेंस में हम ऐड करके देखते हैं, द नोटिस वाज सर्व्ड केयरफुली एट, जगह का नाम आ गया, एट द रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है, जगह पते का नाम आ गया और डायरेक्शन भी इसमें शामिल हो रहा है। तो नोटिस को सावधानी पूर्वक पंजीकृत पते पर जारी किया गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये सेंटेंस आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई अटपटा इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय बताने वाला, दिन, तिथि, दिनांक जो भी है वो बताने के लिए हो गया। और साथ ही साथ आप इसको फ्रीक्वेंसी को भी लिख सकते हैं, ड्यूरेशन भी इसके साथ ही आप काउंट कर सकते हैं। तो टाइम, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, ये तीनों चीजों का
एक जगह बनता है, वो कहाँ बनता है, इसके बाद में, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन, तीनों में से कोई भी आए, चाहे तीनों के तीनों आए, तो उसको आप इसी क्रम में लिख सकते हैं। पहले टाइम की लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसके बाद में ड्यूरेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या बनता है। द नोटिस वाज सर्व्ड केयरफुली एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑन मंडे, ये हो गया समय बताने वाला, और उसके बाद में ऑन मंडे मॉर्निंग, ये एकदम फिक्स्ड टाइम बताने वाला हो गया। तो यहाँ पे नोटिस को सावधानी पूर्वक पंजीकृत पते पर सोमवार सुबह जारी किया गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये क्रम अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में लास्ट में आता है आपका पर्पस, यानी कि उद्देश्य बताने वाला, और रीजन यानी कि कारण बताने वाला। ठीक है, तो ये दोनों का क्रम आपका लास्ट में रहेगा। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पर्पस को पहले बता दिया जाता है, रीजन पहले बता दिया जाता है। ठीक है, ऐसे भी होता है। तो आप देख सकते हैं इसी सेंटेंस में हम ऐड करेंगे सो दैट द डिफेंडेंट कुड अपीयर इन कोर्ट, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी सेंटेंस में ऐड होके आएगा ताकि प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो सके। तो क्या बन गया सेंटेंस, नोटिस को सावधानी पूर्वक पंजीकृत पते पर सोमवार सुबह जारी किया गया ताकि प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो सके। ठीक है, यहाँ पे कारण बता दिया गया। ठीक है, रीजन बता दिया गया। और हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद में अगर कोई कंडीशनल है तो ठीक है, इसके बाद में 5वां नंबर आता है आपका कंडीशन या कंसेशन का। कंडीशन यानी कि एक शर्त बताने वाला वाक्य अगर होता हो तो लास्ट में आएगा, और ये पहले भी आ जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये सेंटेंस के ऊपर रहता है, और जहां अच्छा लगे वहां डाल देते हैं। मैंने बोला फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता, लेकिन इस तरह से करेंगे तो क्रम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर कंडीशन डालेंगे तो क्या आ जाएगा, इफ द कोर्ट कंसिडर इट प्रॉपर। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को आप आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, नोटिस को सावधानी पूर्वक पंजीकृत पते पर सोमवार सुबह जारी किया गया ताकि प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो सके। अगर कंडीशन रहेगा तो इस तरह से ऐड करेंगे, यदि न्यायालय इसे उचित समझे। ठीक है, ऐसा कंडीशन डाल सकते हैं, और इस कंडीशन को जैसे मैंने बताया आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो कंसेशन होता है, ये कंसेशन यानी विपरीत भाव देने वाला होता है, इसको भी आप पहले या बाद में दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोल्डन रूल फॉर क्लासेस। क्लास को अगर आपने व्यवस्थित ढंग से लिखना है तो उसके लिए गोल्डन रूल क्या हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे टाइम क्लास को पहले लेते हैं, अक्सर वाक्य के शुरुआत में या अंत में, दोनों जगह में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंडीशन को भी ऐसा ही होता है, इसको आप अक्सर मुख्य वाक्य से पहले लिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्य वाक्य पहले आ जाता है और बाद में शर्त वाला यानी कंडीशन वाला आता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे रीजन और पर्पज बताने वाला, इसको भी आमतौर पर मुख्य वाक्य के बाद में लिखा जाता है। और कंसेसिव क्लास यानी कि जो आल्दो से, इवन दो से, वेयर एज से, इस तरह से जो इसकी वाक्य की शुरुआत होती है, तो वाक्य की शुरुआत में अगर इसको आप डालेंगे तो वहां पे जोर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि इम्फेसाइज हो जाता है सेंटेंस। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसा ही एक सेंटेंस अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस दिया है, इसी क्रम को यूज करते हुए एक सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इसी सीक्वेंस में अगर आप इसको लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं, खासतौर से ये ज्यादा जरूरत पड़ता है लीगल ट्रांसलेशन में, और लीगल ट्रांसलेशन में इस तरह से अगर आप यूज करते हैं इनका, ठीक है, एडवर्बियल्स को, चाहे फ्रेज हो या क्लॉज हो, उनके सही क्रम में अगर आप रखते हैं तो वाक्य पढ़ने में बहुत सुंदर और अच्छा लगता है, और साथ ही साथ कोई भ्रम भी नहीं पैदा होता उसके सेंटेंस को समझने में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसी तरह से जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जुडिशियरी का प्री का एग्जाम अभी आज हो गया है, और अब आप सबको मेंस की तैयारी करनी होगी। तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ अगर आप ट्रांसलेशन को भी लेके चलते हैं तो ये आपके तरक्की में चार चांद लगा सकते हैं, आपके सिलेक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन 20 नंबर का आता है, इसमें अगर आप 15 नंबर पा जाते हैं तो ये बहुत बड़ा मार्क होता है आपको ग्रेडिंग देने में, आपका आपका जो मेरिट है उसको आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उसमें आप कॉल करके ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या ऐप में भी जाकर के ऐप परचेज कर सकते हैं, वहां भी आपको एक पूरा का पूरा पैकेज मिल जाएगा ट्रांसलेशन कोर्स का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।